बेटा जी, कल हमने बात की थी जो ईआरपी सिस्टम्स होते हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन का एक लाइफ साइकिल होता है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन के बाद उसकी सपोर्ट का एक लाइफ साइकिल होता है। जो ईआरपी की सिस्टम्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के 4 मेजर फेजेस हैं, लेकिन हम उनके अंदर कुछ सपोर्टिव फेज़ ऐड करते हैं ताकि उसकी डॉक्यूमेंटेशन, उसकी वर्किंग, उसकी कस्टमाइजेशन ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सके। कल हम उसके एक फ़ेज़ के बारे में बात कर चुके हैं जो कि प्रोजेक्ट जो कि प्री इम्प्लीमेंटेशन फेज़ था। इसके अंदर हमने कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म की थी। ऑर्गेनाइजेशन ने इंटरनली कुछ काम किया था, इंटरनली सोचा था, बजट को देखा था, कंसल्टेंट से रिक्वेस्ट की थी, प्रपोजल्स दिए थे, उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे। तो एक जो है ना वो माहौल क्रिएट किया गया था ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि हमें पता चले कि कितने पैसों तक हमारी कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो सकती हैं। अब दूसरा फेज़ जो हमारे पास यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है प्रोजेक्ट प्रिपरेशन फेज़ है। इसके अंदर जो टेक्निकली तो कोई काम परफॉर्म नहीं होगा जो कि डायरेक्टली आपकी इम्प्लीमेंटेशन या सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट से लिंक इन है। यहाँ पे सारी की सारी डॉक्यूमेंटेशन की जाती है, लेकिन ये एक बेसमेंट का फेज़ है। ठीक है, हम इसकी बेसमेंट, इसकी बुनियादें रख रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के सेटअप की। अगर ये फेज़ प्रॉपर परफॉर्म नहीं किया जाता तो आपका अगले तमाम फेजेस जो हैं वो अल्टीमेटली आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचाते जाएंगे। ठीक है, इसमें हम कहते हैं कि इनिशियल प्रोजेक्ट की प्लानिंग है, लॉट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन है, हर स्टेप के ऊपर हम डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, हर चीज़ का हम डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं। आप देखेंगे सबसे ज़्यादा एक्टिविटीज़ हमको इस फेज़ के अंदर नज़र आएंगी। आगे इसके बाद हमारे पास ब्लूप्रिंट का फेज़ आएगा, उसके अंदर भी ब्लूप्रिंट्स होंगे, वो जो मॉडल्स होंगे, प्रोसेस मॉडल्स होते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास रियलाइजेशन का फेज़ आएगा, उसमें माइनर कस्टमाइजेशंस आती हैं और साथ में उसके ट्रेनिंग्स आती है। फिर उसके बाद गो लाइव का फेज़ आता है। उनके अंदर इतनी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व नहीं होंगी जितनी आपके इस फेज़ के अंदर एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं। हम उन एक्टिविटीज़ की शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे पढ़ते हैं क्योंकि ये एक्चुअली एक एक चैप्टर है, पूरे का पूरा चैप्टर है कि टीम को सिलेक्ट कैसे करना है, स्कोपिंग कैसे करनी है, एट्सेट्रा। तो हम यहाँ पे उनकी जो जस्ट डेफिनेशन उनकी लेंगे कि इन एक्टिविटीज़ को हम किस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, इन एक्टिविटीज़ को ओवरव्यू करेंगे जस्ट हम यहाँ पे। सबसे पहला काम जो है प्रोजेक्ट की टीम सेलेक्ट करना है। आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से लोगों की एक टीम क्रिएट करनी होती है। उस टीम को हम कोर टीम का नाम दे देते हैं। इस टीम का काम जो है ये स्पेसिफिकली ये एक डेडिकेटेड टीम होती है जो कि आपके ईआरपी कंसल्टेंट्स, ईआरपी वेंडर्स, उसके बाद जो टेस्टिंग कंसल्टेंट्स होते हैं जिन्होंने आपको इसकी इवैल्यूएशन की सर्टिफिकेशन देनी है, उनके साथ काम करती है। ठीक है, तो अब ये एक डेडिकेटेड टीम है जो कि फोकस है आपकी ईआरपी की डॉक्यूमेंटेशन करने पे, ईआरपी के ब्लूप्रिंट बनाने पे, उसको इम्प्लीमेंट करवाने पे और देन उसके बाद उसके गो लाइव फेजेस के ऊपर। तो ये एक डेडिकेटेड टीम यहाँ पे बनाई जाती है। तो हम कहते हैं सिलेक्शन ऑफ कंपनी जोन टीम फ्रॉम पीपल, अपने जो उसके लोग होते हैं उसको हम कोर टीम कहते हैं, आप इसको डेडिकेटेड टीम भी कह सकते हैं। और दूसरे नंबर पे कंसल्टेंट्स पार्टनर जो है उनसे एक टीम डिसाइड होती है। तो ये एक टीम फॉर्म हो जाती है फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज। ठीक है, तो इनका काम क्या होता है, ये आगे जो हम शुरू करने वाले हैं इसका काम है। ठीक है, दूसरी एक्टिविटी जो है वो डिटेल प्रोजेक्ट स्कोपिंग है। स्कोपिंग से मुराद हमने बाउंड्री डिसाइड करनी है। अब बाउंड्री डिसाइड करने में हमने वो फैक्टर्स डिस्कस करने हैं जो कि हमने चैलेंजेस के अंदर देखे थे ना कि ये चैलेंजेस आ सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि वो चैलेंजेस ना आए, हम यहाँ से उनको ओवरकम करना शुरू कर देंगे। तो उनको ओवरकम करने के लिए जो जो इश्यूज हमने वहाँ पे डिस्कस किए थे, फॉर एग्जांपल लोकेशन का इशू था, बिजनेस प्रोसेस का इशू था, इंटरफेसेस का इशू था, उनको हम यहाँ पे ओवरकम करते हैं। उनको स्कोपिंग डिफाइन करते हैं कि किन किन एरियाज़ को हम जो है ना वो कवर करेंगे ताकि हमारे जो स्टाफ की रिटेंशन है वो कम से कम हो, रीलोकेशन कम से कम हो और बेनिफिट्स मैक्सिमम हम अवेल कर सकें। ठीक है, तो मैक्सिमम फ्रूटफुल बनाने के लिए इस स्टेप के ऊपर फोकस किया जाता है कि आप स्कोप, ईआरपी की बाउंड्री तय करते हैं। उसके डिफरेंट लेयर्स हैं। फॉर एग्जांपल लोकेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके मुख्तलिफ सिटीज़ के अंदर या मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर यूनिट्स हैं। तो किन किन यूनिट्स को कवर करना है, आइदर आपने एक सिंगल स्टेट के अंदर रहना है, आपने दूसरी स्टेट के अंदर जाना है, या अपने एक सिटी के अंदर रहना है, या आपने किसी ख़ास मेट्रोपॉलिटन एरिया को कवर करना है, फिर आपने किस किस बिजनेस प्रोसेस को कवर करना है। ठीक है, हमने शुरू में बात की थी कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रिवॉल्व करती है अराउंड डिपार्टमेंट्स एंड अराउंड प्रोसेसेस।
तो हमने ये देखना है कि हम यहाँ पे किस किस प्रोसेस को ERP का पार्ट बनाना चाहते हैं, ठीक है, किस किस एप्लीकेशन को ERP के अंदर हम कवर करेंगे। फॉर एग्जांपल जो वहाँ पे ऑलरेडी एप्लीकेशन चल रही हैं और उनके अंदर डाटा मौजूद है, ठीक है, जहाँ जाहिर है आपके ERP ने आपके ओल्डर डाटे को गेट करना है थ्रू दीज एप्लीकेशंस, तो उनके इंटरफेसेस डेवलप करने पड़ते हैं। तो किस किस एप्लीकेशन को कवर करना है और उनके लिए कौन कौन से इंटरफेसेस रिक्वायर्ड होंगे। हमने तब भी बात की थी, अगर आपकी स्कोपिंग प्रॉपर नहीं है, इंटरफेसेस प्रॉपर डिफाइन नहीं है, शुरू में हमें डिसाइड नहीं किया कि कौन कौन सी एप्लीकेशन से डाटा हमने पिक करके अपने ERP का पार्ट बनाना है, तो फिर हमारी कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। वो जैसे कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज़ होगी, टाइम और बजट दोनों चीज़ें इंक्रीज़ हो जाएंगी, ठीक है। टाइम एंड कॉस्ट को हमने इन लाइन रखने के लिए इस फेज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा वर्किंग करनी होती है, क्योंकि हमारे पास एक डेडिकेटेड टीम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से मौजूद है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को, वर्किंग पैटर्न को, चीज़ों को अंडरस्टैंड करती है। और दूसरे नंबर पे हमारे पास एक कंसल्टेंट टीम है जो कि ERP को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करती है। तो दोनों कोलैबोरेट करके बॉन्डी को, उसके अंदर एप्लीकेशंस को, उसके अंदर प्रोसेसेस को, उसके इंटरफेसेस को डिसाइड करते हैं, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि रिपोर्ट्स कौन कौन सी जनरेट होनी है, किन किन रिपोर्ट्स को कवर करना है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा माइग्रेशन। हमने पहले भी बात की थी कि ऑर्गेनाइजेशन के पास बहुत सारे एसेट्स होते हैं, उसके पास मशीनरी है, उसके पास ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उनके पास रेवेन्यू है, उनके पास जो है ना वो उनकी लैंड है एट्सेट्रा, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट एसेट जो होता है एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसका डाटा होता है, ठीक है। तो जो पुरानी एप्लीकेशंस के अंदर डाटा मौजूद है, हम उस डाटे को कभी इग्नोर नहीं कर सकते, हम कभी उस डाटे के बगैर काम नहीं कर सकते। हमने उस डाटे को मेंटेन करना है। आइदर अगर हम अपनी नई एप्लीकेशन के ऊपर जा रहे हैं तो हमने उस डाटे को उसके ऊपर माइग्रेट करना है। तो डाटा माइग्रेशन की स्ट्रेटजीज होती हैं, आगे जाके हम उनको डिस्कस करेंगे। और यूज़र टेक्नोलॉजीज़, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी जिनके साथ यूज़र काम कर सकता है, ठीक है। हो सकता है कि आपकी ऐसी टेक्नोलॉजी ले लें कि आपका जो नॉन टेक्निकल यूज़र है वो उसके साथ काम ना कर सकता हो। तो हमने टेक्नोलॉजी को भी डिसाइड करना है, हमने लोकेशंस को डिसाइड करना है, हमने प्रोसेसेस को डिसाइड करना है, कौन कौन से प्रोसेस कवर होंगे, हमने एप्लीकेशंस को और इंटरफेसेस को डिसाइड करना है, और डाटा माइग्रेशन की स्ट्रेटजी डिसाइड करनी है। तो ये प्रोजेक्ट की स्कोपिंग के अंदर आता है। सो नेक्स्ट जो टारगेट है, नेक्स्ट जो एक्टिविटी हम यहाँ पे परफॉर्म करते हैं, दिस इज़ द विजन एंड मिशन स्टेटमेंट क्रिएशन, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कभी भी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो सकती जब तक उसका विजन एंड मिशन डिफाइन नहीं होता, ठीक है। अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो आप लोग देखते हैं यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ जगह पे आपको यूनिवर्सिटी का विजन एंड मिशन लिखा दिखाई देगा। आप अपनी प्रॉस्पेक्टस ओपन करते हैं तो सबसे पहले पेज के ऊपर विजन और मिशन होता है। आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन करते हैं तो इंट्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले विजन और मिशन होता है, ठीक है। इन दोनों चीज़ों को अंडरस्टैंड करें कि ये दोनों चीज़ें क्या हैं और इनमें क्या डिफरेंस है। जब तक ऑर्गेनाइजेशन अपना विजन मिशन डिसाइड नहीं करती, वो अपनी डायरेक्शन तय नहीं करती। विजन से मुराद उनके फ्यूचर टारगेट्स हैं, उनका फ्यूचर प्लान है कि आइंदा आने वाले 10 साल में वो ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को कहाँ पे लेके जाना चाहती है, ठीक है। वो उसके लॉन्ग टर्म प्लानिंग का पार्ट है, लॉन्ग टर्म उसके फ्यूचर के गोल्स हैं, उसके फ्यूचर ड्रीम्स कह सकते हैं हम उनको, ठीक है, जिसको उन्होंने टारगेट करना है, जिसको उन्होंने अचीव करना है। ये हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर है, ठीक है। और मिशन से क्या मुराद है? मिशन से मुराद उस ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या है, ठीक है, उसके काम करने का स्टाइल क्या है और काम करने से वो किन किन टारगेट्स को, मकासद को अचीव करते हैं, ठीक है। अब वो विजन की रोशनी में वो मिशन क्रिएट करते हैं और मिशन की रोशनी में वो गोल्स क्रिएट करते हैं, गोल्स की रोशनी में शॉर्ट टर्म टारगेट्स क्रिएट करते हैं। शॉर्ट टर्म टारगेट्स की बुनियाद पे अपनी डेली जो बेसिस की एक्टिविटीज़ होती हैं, रोज़मर्रा के कामकाज उनको अलाइन करते हैं। अपने रोज़मर्रा के काम इन रूटीन करते हैं तो उनके शॉर्ट टर्म टारगेट्स अचीव होते हैं, ठीक है। शॉर्ट टर्म टारगेट्स कंबाइन होके उसके गोल्स अचीव होते हैं। गोल अचीव होते हैं तो हम मिशन के ऊपर पहुंचना शुरू होते हैं। हम मिशन को जब सालों तक कंटिन्यू रखते हैं, मिशन को सक्सेसफुली लेके चलते हैं, तो हम अपने मिशन को, अपने विजन को अचीव कर लेते हैं। और विजन को अचीविंग बेहतरीन वो विजन होता है जिसको अचीव करते करते हम, अगर फॉर एग्जांपल ये पहले 10 साल का विजन हमारे पास है,
तो इसको अचीव करते करते हम अगले 10 साल का विजन भी क्रिएट कर लें कि अगले 10 साल में हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारी यूनिवर्सिटी, हमारा अदारा कहाँ पे होगा। तो यहाँ पे क्योंकि ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन बैठी हुई हैं और दोनों के एक्सपर्ट्स अवेलेबल हैं, दोनों अपने अपने फील्ड में महारत रखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के लोग अपने फील्ड में महारत रखते हैं और ईआरपी के लोग अपने फील्ड में महारत रखते हैं। तो वो बैठ के ऑर्गेनाइजेशन का विजन कि वो आइंदा 10 साल में, आइंदा 5 साल में कहाँ पे होगी, और मिशन, उसके जो पर्पसेस हैं, उसके मकासद, कौन से चीज़ें उसने अचीव करनी है, वो डिसाइड करते हैं। तो हम कहते हैं कि ये बेसिक ड्राइविंग फैक्टर है फॉर द प्रोजेक्ट नीड टू बी आर्टिकुलेटेड। जो चीज़ हम डिसाइड करना चाहते हैं उसका विजन एंड मिशन, क्योंकि कल को हमने इसकी जो है ना वो केपीआई मेजरमेंट करनी है, हमने इसके इंडिकेटर्स को देखना है। हम प्रोजेक्ट बनने के बाद किसी और समझ में जा रही हो ऑर्गेनाइजेशन, जो टारगेट्स थे वो पूरे नहीं हो रहे, जो मिशन था वो नहीं पूरा होगा, तो अल्टीमेटली आपका विजन भी पूरा नहीं होगा। तो हमने डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट करनी है कि ये सारा इन्वेस्टमेंट, टाइम, पैसा, हर चीज़ लगाने के बाद हम होंगे क्या, कहाँ पे, ठीक है, हम क्या कर रहे होंगे और हमारा विजन क्या होगा, हम एंड पे कहाँ पे खड़े होंगे। तो ये यहाँ पे डिसाइड कर लिया जाता है। उसके बाद हम उसकी डिसाइडिंग इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी, इसके अंदर हम एक और चीज़ पीछे डिसाइड कर सकते हैं कि आपने वो जो डिटेल रिक्वायरमेंट की लिस्ट बनाई है ना, उसको फाइनलाइज करते हैं, स्कोप को सामने रखते हैं, उसकी जो है ना वो ब्रेकडाउन इस तरह से करते हैं कि आपकी जो है ना डेली एक्टिविटीज़ के ऊपर हम आ जाते हैं, इतना ब्रेकडाउन करते हैं स्पेसिफिक, क्योंकि यहाँ पे आपके पास एक टेक्निकल टीम मौजूद है, वो आपको बता सकती है कि ये टास्क, ये काम आईटी में किस तरह से पॉसिबल है, डेटाबेस के अंदर ये ट्रांजैक्शन कैसे होगी, सिस्टम के ऊपर ये चीज़ें व्यू कैसे होंगी, प्रिंटिंग में ये कैसे आ सकती हैं, डेटाबेस का पार्ट कैसे बन सकती हैं, क्लाउड के ऊपर कैसे जा सकती हैं। तो हम उसकी स्कोपिंग करने के बाद हम उसकी जो रिक्वायरमेंट को उसको मोर रिफाइन करके उसका भी डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद हम डिसाइड करते हैं इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी। इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी से मुराद ये है कि आपके पास जब ईआरपी बन जाएगा तो आप उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। क्या एकदम से सारे के सारे पुराने सिस्टम्स, पुराने सॉफ्टवेयर, पुरानी डेटाबेसेस को बंद करके नया सिस्टम चला लेंगे? इसको हम कहते हैं बिग बैंग अप्रोच, कि पूरे के पूरे प्रोसेस को एकदम से नाफिज कर दें, पूरे ईआरपी को, ठीक है। क्या हम स्ट्रेटजी के ऊपर जाएंगे या हम रोल आउट स्ट्रेटजी के ऊपर जाएंगे, पहले एक फेज़, फिर दूसरा फेज़, फिर तीसरा फेज़, या हम डिपार्टमेंट वाइज चलेंगे, या हम इसकी जो है ना वो पायलट स्विचिंग करेंगे, हम किस तरह से इसको स्विच करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी से मुराद ये है कि जब आपका ईआरपी बन जाएगा तो उसको आपने किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। उस लिहाज से फिर आपके अगले फेजेस की एक्टिविटीज़ भी अलाइन होगी ना, क्योंकि ट्रेनिंग भी उस लिहाज से होगी, सर्टिफिकेशंस, लाइसेंस गेटिंग और हार्डवेयर इक्विपमेंट परचेजिंग उस पर्सपेक्टिव में होगी। तो हम यहाँ पे ये डिसाइड कर लेते हैं कि हम किस तरीके से उसको किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। बाज़ दफ़ा आपको जो कंपनी होती है, जो हार्डवेयर, जो आपके ईआरपी वेंडर है, वो आपको एक स्ट्रेटजी दे देता है। जिस तरह से सैप है, इसका एक जो ना वो इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर है ए सैप, एक्सेलरेटेड सैप, वो आपको एक स्ट्रेटजी बना देते हैं। आपकी ऑर्गेनाइजेशन अपने तहफ़्फ़ुज़ात उसके ऊपर देख लेती है, हो सकता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन उसके साथ इत्तेफाक कर ले, हो सकता है उसके साथ इत्तेफाक ना करे, तो उसको फिर हम अकॉर्डिंगली चेंज कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेते हैं जिसमें लिखा होता है कि कब कब ईआरपी के कौन कौन से मॉड्यूल को, कौन कौन से फेज़ को जो है ना इन वर्किंग लेके आएंगे, गो लाइव स्टेट के अंदर लेके आएंगे, ठीक है। कंसल्टेंट कंपनी अगेन अपनी सजेशंस देती है, क्योंकि वो दोनों के दरमियान एक ब्रिज का काम कर रही है। वेंडर जो है ना वो हम कहते हैं अक्रॉस द रिवर है, हम इस साइड पे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ईआरपी इम्प्लीमेंट करवाना है, तो जो उन दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन हो रही है ना, वो आपके कंसल्टेंट के थ्रू हो रही है। तो तीनों बैठ के एक डॉक्यूमेंट साइन करते हैं कि जो आपका ईआरपी इम्प्लीमेंट होगा वो किस तरीके से होगा, आइदर वो बिग बैंग होगा, आइदर वो फेज्ड होगा, आइदर वो पायलट स्विचिंग होगी, वो किस तरह की कन्वर्जन होगी, वो यहाँ पे डिसाइड किया जाता है। और ये मेथडोलॉजी जो है, इम्प्लीमेंटेशन मेथडोलॉजीज़ एंड स्ट्रेटजीज़, ये हमारे इस चैप्टर का पार्ट भी हैं। जैसे ही हमारा ये ईआरपी का लाइफ साइकिल ख़त्म होगा, हम उस टॉपिक के ऊपर आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास आता है फाइनलाइजिंग प्रोजेक्ट मेथड, स्टैंडर्ड्स एंड गवर्नेंस। प्रोजेक्ट के मेथड्स, स्टैंडर्ड्स और गवर्नेंस का मैकेनिज़्म, कौन इसको गवर्न करेगा, कौन से टेम्पलेट्स को एज अ स्टैंडर्ड इस्तेमाल किया जाएगा
और उसके मेथड्स क्या होंगे। प्रोसेस इज टू बी एस्टेब्लिश्ड, प्रोसेस तय कर लिया जाता है कि ये चीज़ें जो हैं ये किस फ्लो में चलेंगी। रिपोर्ट्स हैं, आपकी वर्किंग का स्टाइल है, उसके टेम्पलेट्स क्या हैं जो ऑर्गेनाइजेशन चाहती है, और उसको गवर्न कैसे किया जाएगा, कौन कौन से लोग इस प्रोसेस को लीड करते होंगे। ठीक है, ये हमारे पास स्टेज है। उसके बाद आता है टेक्निकल प्रिपरेशन। टेक्निकल प्रिपरेशन में आप आईटी लैंडस्केप एक प्रिपेयर करते हैं कि आपके फॉर एग्जांपल 5 यूनिट हैं या 10 यूनिट हैं, कितने सर्वर्स चाहिए होंगे, सर्वर्स आपस में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, यानी कि वो तमाम डाटा उनका सेंट्रलाइज रहे, कितने आपके पास जो है ना वो सिस्टम लगाने पड़ेंगे, कितने कंप्यूटर्स अवेलेबल होंगे, नेटवर्किंग का मैकेनिज्म क्या होगा। एक स्ट्रेटजी तय कर ली जाती है, उसकी भी आगे जाके ब्लू प्रिंटिंग होगी तो उसकी भी जो है ना नेटवर्क डायग्राम बन जाएगी। लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल हम एक जनरल डिस्कशन कर लेते हैं कि इसके अंदर कितने आपके सर्वर्स चाहिए होंगे, मशीनरी को किस तरह से आप कंप्यूटराइज करेंगे, और आपके पास जो है ना वो सर्वर्स एंड एटसेट्रा अदर सच मटेरियल कितना कितना लगेगा। एक लैंडस्केप जो है ना उसको तय कर लिया जाता है यहाँ पे, जिसको हम हार्डवेयर आर्किटेक्चर भी कह सकते हैं। अगला फेज है प्रोजेक्ट प्लानिंग, रिसोर्स प्लानिंग एंड ट्रेनिंग प्लानिंग। प्रोजेक्ट कैसे चलेगा, रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे, रिसोर्सेज किस तरह से मेंटेन किए जाएंगे, और ट्रेनिंग कब कब और किस किस सेशन के अंदर होगी। ठीक है, जहाँ जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। ये वाली चीज़ लिंक इन है आपकी इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी के साथ। देखें, आपकी इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी से ही हमको पता चलता है, इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी से पता चलता है कि आपको किन किन रिसोर्सेज की ज़रूरत है। इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी से पता चलता है कब कब रिसोर्सेज की ज़रूरत है। इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी से पता चलता है किस किस डिपार्टमेंट को आपने कब कब ट्रेनिंग देनी है। ठीक है, तो इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी के साथ आपकी ये प्रोजेक्ट रिसोर्स और ट्रेनिंग प्लानिंग भी शामिल होती है। जैसे ही आप इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी साइन करते हैं, उसके साथ आप अपने रिसोर्सेज और ट्रेनिंग प्लानिंग भी शामिल कर लेते हैं। तो ये दूसरी अहम चीज़ इसके साथ लिंक इन होती है। अब देखें, इस फेज़ के अंदर सबसे ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं, क्योंकि हर चीज़ यहाँ पे साइन हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद उसके ऊपर टेक्निकल वर्किंग शुरू हो जाएगी। बिफोर टेक्निकल वर्किंग यहाँ पे कोई बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, तो कंपनीज आपस में एक दूसरे के साथ राय नहीं करती, तो यहाँ पे कैंसिल आउट होने तक कोई टेक्निकल वर्क नहीं परफॉर्म हुआ होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा बजट और टाइम की वेस्टेज नहीं होगी। तो ये वो स्टेज है जिस पे आपके वेंडर, आपका कंसल्टेंट और आपकी ऑर्गेनाइजेशन, तीनों चीज़ें, तीनों ऑर्गेनाइजेशन, तीनों डिपार्टमेंट की अपनी अपनी टीम एक जगह पे, एक पेज पे, एक ऑफिस के अंदर मौजूद होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हर चीज़ को फाइनलाइज करके डॉक्यूमेंट का पार्ट बनाया जाता है। उसके बाद प्रोजेक्ट चार्टर प्रिपरेशन। चार्टर क्या होता है, वही जो चीज़ें हमने पहले डिफाइन की हैं, वीएन क्या होगा, मिशन क्या होगा, जो चीज़ें हम पहले डिसाइड कर चुके हैं उनको एक बड़े डॉक्यूमेंट का हिस्सा बना लेते हैं। ठीक है, उसको हम कहते हैं प्रोजेक्ट चार्टर। जो चीज़ें आपने पहले 7 एक्टिविटीज़ के अंदर प्रोड्यूस की हैं, उसको एक डॉक्यूमेंटेशन, एक बाइंडिंग फॉर्म में, एक बुकलेट बना दिया जाता है। ठीक है, उसके अंदर क्या क्या होता है, मिशन होता है, वीएन होता है, स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, बिजनेस केसेस होते हैं, प्रोजेक्ट का प्लान होता है, टीम्स की डिटेल होती है कि किन किन टीम ने इसके ऊपर काम किया है, और प्रोजेक्ट से हम क्या क्या चीज़ें एज्यूम कर रहे हैं परफॉर्म करेगा, और उसके ऊपर कंस्ट्रेंट्स क्या क्या होंगे, टाइम, कॉस्ट, बजट, हर चीज़ इसके ऊपर जो है ना हम इसके अंदर मेंशन कर लेते हैं। जब ये सारी चीज़ें साइन हो जाती हैं तो लास्ट स्टेप है कंडक्ट प्रोजेक्ट किक ऑफ मीटिंग। सारी फेज़ मुकम्मल होने के बाद एक मीटिंग कंडक्ट की जाती है। वो जो प्रोजेक्ट चार्टर बना होता है उसको प्रेजेंट किया जाता है, उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है टू द टॉप मैनेजमेंट ऑफ बोथ और 3 ऑर्गेनाइजेशंस, ताकि हर एक को उसके जो ना प्रोज एंड कॉन्स और उसके स्कोप और उसकी बाउंड्री और उसके वी एन मिशन हर चीज़ क्लियर हो जाए। ठीक है, और उसके बाद उसको साइन करवा लिया जाता है, यानी कि तीनों ऑर्गेनाइजेशन की टॉप मैनेजमेंट उसको साइन कर देती है। ठीक है, इसमें ज़ाहिर ये भी लिखा होगा कि ये जो चार्टर है इसको प्रिपेयर करने में कौन कौन सा डिपार्टमेंट इन्वॉल्व था, किस किस पर्सन से इनपुट ली गई। ठीक है, ताकि कल को ये ना हो कि जब वो चीज़ बन जाए, क्योंकि ये एक्सपेंसिव हमारे पास सेटअप है, तो कहें ये चीज़ तो हमने मांगी नहीं थी, ये तो हमने जो हमारी ज़रूरत नहीं है। तो वो चीज़ें जब इस तरह के फेजेस ज़ाहिर आते हैं, इस तरह के फैक्टर्स, तो उन फैक्टर्स को फेस करने के लिए ना फिर ये डॉक्यूमेंट दोबारा ओपन किया जाता है, यानी कि गो लाइव फेजेस के अंदर जाके मे भी किसी जगह पे कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट आ रहा हो, तो फिर उसके बाद हम डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं। तो डॉक्यूमेंट में फिर कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, कलेक्टिवली सारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कोई इंडिविजुअल जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। ठीक है, क्योंकि उसको आपकी ऑर्गेनाइजेशन की टॉप मैनेजमेंट ने भी देख लिया है
यहाँ पे किक ऑफ मीटिंग के अंदर आपके कंसल्टेंट्स ने भी देख लिया है, आपके ईआरपी वेंडर ने भी देख लिया, आपकी कोर टीम ने तो सारे उसको प्रिपेयर किया, तो हर पर्सन जो है ना इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो हम ये देखते हैं कि ये डॉक्यूमेंट जो है ये हमारे लिए एक सिक्योरिटी भी है कि सारी जो तीनों ऑर्गेनाइजेशन है ये एक दूसरे के ऊपर जो कॉन्फिडेंस का जो इन्वायरमेंट है उसको क्रिएट रखती हैं। तो इस फेज के क्रिटिकल डिलीवरेबल्स जो हैं वो अपने प्रोजेक्ट का स्कोप, विजन डिसाइड करना है, उसके टेक्निकल लेआउट एक डिसाइड कर लेना है, जो उसकी जो टोपोलॉजी होगी, आईटी हार्डवेयर लैंडस्केप स्ट्रेटजी आपने बना लेनी है, उसके प्रोजेक्ट रिसोर्सेज और ट्रेनिंग को प्लान कर लेना, प्रोजेक्ट का चार्टर बना लेना है, ठीक है। और इसके माइलस्टोन्स क्या होंगे, जाहिर है ये चीज़ें आपने बनाई हैं इनको साइन करवा लें। साइनिंग ऑफ डिटेल प्रोजेक्ट स्कोप, जो आपने स्कोप डिफाइन किया है, यानी कि किन किन डिपार्टमेंट्स को, किन किन एरियाज़ को, किन किन प्रोसेसेस को और किन किन डेटाबेसेस को आप कवर करेंगे। स्टाफिंग, ह्यूमन रिसोर्स कहाँ पे आएगा, कंप्लीट प्रोजेक्ट स्ट्रेटजीज कि कैसे कैसे ये इम्प्लीमेंट होगा, और किक ऑफ सेरेमनी अगर इसके अंदर हो जाए तो ये हमारे माइलस्टोन जो है ना इसके अंदर अचीव हो जाते हैं। यानी कि जितने भी हमने पहले डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं फेज़ 1 के अंदर, फेज़ 2 के अंदर हम उन तमाम डॉक्यूमेंट्स को साइन करवा लेते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है बिजनेस ब्लूप्रिंट फेज़। बिजनेस ब्लूप्रिंट फेज़ जो है ये जाहिर है कि आपने जिस तरह से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ी गया, आपने मॉडलिंग के बारे में पढ़ा होगा, आपने ईआरडी के बारे में पढ़ा होगा, आपने यूज़ केस डायग्राम्स के बारे में पढ़ा होगा, आपने सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम के बारे में पढ़ा होगा, आपने फ्लो चार्ट्स के बारे में पढ़ा होगा। अब वो जो चीज़ें प्रिपेयर हुई हैं उनका हमने एक डिज़ाइन क्रिएट करना है, ठीक है, एक मॉडल क्रिएट करना है। ये मॉडलिंग की प्रोटोटाइपिंग की स्टेज है, इसके अंदर हमने प्रोटोटाइप क्रिएट करनी होती है। डेफिनेटली आप लोगों ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर इसके मकासद पढ़े होंगे कि अगर ये प्रोटोटाइपिंग जो है ना की जाए तो अल्टीमेटली प्रोजेक्ट फेलियर की तरफ जा सकता है। तो इसके अंदर जो एक्टिविटीज़ हैं हम देखते हैं उनका हाई लेवल प्रोसेस मॉडलिंग ऑफ एज इज प्रोसेस। पहले नंबर पे जो हमने बाउंड्रीज डिसाइड की हैं ना, उनके तमाम प्रोसेसेस जो हैं उनका एज इज मॉडल क्रिएट किया जाता है, क्योंकि जब तक आप एज इज को अंडरस्टैंड नहीं ना करेंगे तब तक आप टू भी नहीं बना सकते, ठीक है। जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का सॉफ्टवेयर बनाने जाते हैं तो हम उससे रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं। रिक्वायरमेंट गैदर करने के लिए हम उनके सिस्टम को स्टडी करते हैं, हम उनकी फाइल्स को देखते हैं, उनके लोगों से मीटिंग्स कंडक्ट करते हैं, उनसे क्वेश्चनर साइंस जो है ना वो क्वेश्चनर कंडक्ट करवाते हैं, क्वेश्चनर्स बना के वो लोगों से उनसे आंसर वसूल करते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, हम उस बिज़नेस को अंडरस्टैंड करते हैं, उस प्रोसेस को, उस वर्किंग को, उनकी फंक्शनैलिटी को अंडरस्टैंड करते हैं। जब तक हम पहले प्रोसेस को अंडरस्टैंड नहीं करते, यानी कि एज इज नहीं डिसाइड करते, तब तक हम टू बी पे नहीं जा सकते। तो हम क्या कहते हैं, मॉडलिंग द करंट प्रोसेस ऑफ द कंपनी एट हाई लेवल टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस एट हाई लेवल, ठीक है। ओवरऑल हम कहते हैं बर्ड आई व्यू में वो कैसे काम कर रही है, इसको प्रोसेस किया जाता है। डिटेल क्वेश्चन है बेटा, सो डेवलपिंग डिटेल रिक्वायरमेंट डेफिनेशन। हर जो रिक्वायरमेंट है उसको डिटेल लिखा जाता है, ये ज़ाहिर है तीनों फेजेस के अंदर इन्वॉल्व होता है। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एंड एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द ईआरपी सिस्टम। हर डिपार्टमेंट, उसका हर प्रोसेस और उस प्रोसेस के अंदर हर फंक्शन और उस फंक्शन के अंदर हर डेली एक्टिविटी किस तरह से परफॉर्म होगी, उनको हम डिटेल में लिख लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग द करंट प्लेन पॉइंट एंड इम्प्रूवमेंट एरियाज ऑफ करंट प्रोसेस, ठीक है। इम्प्रूवमेंट एरिया आगे हम जाकर डिस्कस करने वाले एक्टिविटी नंबर 3 के अंदर बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, इसको रीडिज़ाइन भी लिखा जाता है, बीपीआर। बिजनेस प्रोसेस रीडिज़ाइन हो सकता है, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग हो सकता है। तो हमने एज इज सामने रखना है, रिक्वायरमेंट सामने रखनी है, तो हम देखते हैं कहाँ कहाँ पे इम्प्रूवमेंट आ सकती है। इसमें आपका जो विजन मिशन है वो इन्वॉल्व होता है, आपके प्रोजेक्ट के गोल्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, आपके प्रोजेक्ट की स्कोप इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अभी तो हो सकता है आपको कुछ ऐसी चीज़ें जिनकी ज़रूरत नहीं है, आपके जो एज इज मॉडल के अंदर वो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं कर रही, लेकिन रीडिज़ाइनिंग के अंदर हम देखते हैं कि हमको फ्यूचर में उनकी ज़रूरत पड़ सकती है। हम यहाँ पे उन चीज़ों की लिस्ट बनाते हैं जहाँ जहाँ पे इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है, जहाँ जहाँ पे रीडिज़ाइनिंग की ज़रूरत होती है, जहाँ जहाँ पे जो आपके पुराने दकियानुसी सिस्टम्स हैं उनसे आपकी आउटपुट वर्किंग एज़ पर रिक्वायरमेंट नहीं आ रही, एज़ पर नीड नहीं आ रही, हम उससे आउटपुट को इम्प्रूव करना चाहते हैं। हम यहाँ पे डिटेल बिजनेस री इंजीनियरिंग के अंदर देखते हैं। प्रोसेस
बिजनेस प्रोसेस को रिव्यू करते हैं यहाँ पे। सो डिज़ाइन अ बेटर प्रोसेस बेस्ड ऑन ERP प्रिंसिपल लाइक रिड्यूसिंग नॉन वैल्यूज एडिंग स्टेप्स, रिड्यूसिंग हैंड ऑफ्स एटसेट्रा। जिन चीज़ों को आपको ज़रूरत नहीं है फ्यूचर में उनको रिड्यूस कर दें। जहाँ जहाँ पे इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है वहाँ पे नए आप प्लान्स डाल दें। वो क्योंकि आपके अपने विजन और मिशन डिसाइड कर लिया, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएंगे। एंड अगेन यहाँ पे आपकी दोनों टीम्स भी अवेलेबल हैं, तो वो अपने 10 ईयर प्लान के अंदर जो चीज़ें शामिल हैं उनकी रोशनी में अपने प्रोसेस को रिव्यू करती हैं। अब जो आपने नया जो है ना वो प्रोसेस डिज़ाइन कर लिया है, अपने प्रोसेस को रिव्यू कर लिया है, रीडिफाइन कर लिया है, री इंजीनियर कर लिया है, तो उसके बाद आप क्या करते हैं, डिटेल प्रोसेस मॉडलिंग। अब किसकी प्रोसेस मॉडलिंग होती है? प्रोसेस मॉडलिंग तो यहाँ पे भी की थी, लेकिन वो पुराने सिस्टम की थी, वो एज इज़ की थी प्रोसेस मॉडलिंग, ठीक है। अब हम करने वाले 2B वाले की, ठीक है। 2B वाले की प्रोसेस मॉडलिंग करेंगे, यानी कि जो होने वाला है। इसके लिए आप अपने जो आपके मॉडलिंग टूल्स होते हैं उनको इस्तेमाल करते हैं, और जो फ्यूचर में चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं उनको आप देखते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्रिएट करते हैं, उनका मॉडल क्रिएट करते हैं। डिटेल प्रोसेस डेफिनेशन डॉक्यूमेंट दैट इन्यूमरेट्स न्यू प्रोसेस मॉडल्स, प्रोसेस स्टेप्स, इनपुट्स एंड आउटपुट रिलेशनशिप्स। कौन कौन सी चीज़ें किस तरह से परफॉर्म होंगी, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर जो है ना इसके अंदर इसको पढ़ा हुआ होगा। सो इसके अंदर जो है वो गैप आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस, और जो गैप किस चीज़ के अंदर है बेटा जी, गैप है आपके एज इज़ मॉडल के अंदर से लेके 2B प्रोसेस के अंदर, ठीक है। एज इज़ मॉडल और 2B के अंदर जो गैप्स होते हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन करनी है, उनको एनालाइज करना है, और स्ट्रेटजी बनानी है कि इस दोनों चीज़ों के दरमियान जो गैप है, जो स्पेस आ रही है, उसके ऊपर आपने ब्रिज कैसे बनाना है, ठीक है, कवर कैसे करना है कि आपका एज इज़ मॉडल 2B मॉडल के साथ लिंक इन हो जाए, ठीक है। तो उस गैप को कवर करने की स्ट्रैटेजीज और प्लान्स बनाए जाते हैं यहाँ पे। यूज़र ऑथराइजेशन, रोल्स एंड सिक्योरिटी प्लानिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो डिपार्टमेंट का HOD जो है उसके पास LMS पोर्टल के कौन कौन से राइट्स होंगे, डीन के पास LMS पोर्टल के कौन कौन से राइट्स होंगे, रजिस्ट्रार के पास LMS पोर्टल के कौन कौन से राइट्स होंगे, रजिस्ट्रार के पास, डायरेक्टर के पास, एटसेट्रा। तो हम कहते हैं हर की ऑथराइजेशन, रोल्स और सिक्योरिटी प्लान। सिक्योरिटी प्लान में वो चीज़ें आती हैं, फॉर एग्जांपल फाइनेंस ऑफिस का काम है, वो सारी चीज़ें फाइनेंस से रिलेटेड हैं, कहाँ से कैश इन हो रहा है, कहाँ से कैश आउट हो रहा है, ये चीज़ें HOD को देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें यूनिवर्सिटी के डीन को देखने की ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्ट लिंक है रजिस्ट्रार ऑफिस का और रेक्टर ऑफिस का, ठीक है, क्योंकि उन्होंने रेवेन्यू जनरेट करना है, उन्होंने रेवेन्यू डिस्पर्स करना है। तो ये हम देखते हैं कि सिक्योरिटी प्लान बनता है इसका, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ होगी। और अगेन सिक्योरिटी प्लान से बना आपके डाटे की सिक्योरिटी भी शामिल होती है यहाँ पे। ज़ाहिर है अथेंटिकेशन नहीं होगी, अथोराइजेशन नहीं होगी, अथॉरिटी नहीं होगी, तो कोई नहीं देख सकेगा। अगर हम अथॉरिटीज़ को जो है ना वो ओपनली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो डाटा आपका सिक्योर नहीं रहेगा। तो ये स्टेप है जिसके अंदर हम डिसाइड करते हैं विच यूज़र विल यूज़ द सिस्टम, कौन सा यूज़र किस मॉड्यूल को, किस मॉड्यूल के किस एप्लीकेशन को, उसके किस प्रोसेस को एक्सेस कर सकता है, द काइंड ऑफ ऑथराइजेशन प्रोफाइल दैट दे हैव, किस तरह की उनके पास अथॉरिटी होगी। फॉर एग्जांपल मैं बीइंग टीचर, बीइंग अ फैकल्टी मेंबर अटेंडेंस लगा सकता हूँ, HOD अटेंडेंस देख सकता है, HOD अटेंडेंस चेंज नहीं कर सकता, ठीक है, और वो सभी की अटेंडेंस देख सकता है। किसी की अटेंडेंस, मैं सिर्फ अपनी क्लास की अटेंडेंस लगा सकता हूँ, किसी दूसरे क्लास की अटेंडेंस को चेक नहीं कर सकता। इसको हम कहते हैं कि किस तरह की प्रोफाइल उसके पास होगी। द रोल दे हैव विल हैव टू प्ले, उनके पास कौन सा रोल होगा जो ERP सिस्टम के अंदर वो प्ले करेंगे। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी में जो आउटकम बेस्ड एजुकेशन है, जाहिर है हर प्रोग्राम के हम कोर्स लर्निंग आउटकम्स बनाते हैं, हर प्रोग्राम के जो ना प्रोग्राम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो उनकी लिंकिंग करनी होती है आपके कोर्स कंटेंट्स के साथ। ये कौन किसका राइट है, कौन करेगा, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर करेगा, ठीक है। रोल डिसाइड करना है कि किसने कौन सा रोल प्ले करना है। तो ये इंपॉर्टेंट फेज़ है, इस लिहाज से हवाले से यहाँ पे ज़्यादा इनपुट जो होती है वो आपके प्रोजेक्ट की कोर टीम दे रही होती है, ज़्यादा इनपुट जो होती है वो आपके प्रोजेक्ट की जो इंटरनल टीम है उसने देनी होती है। ब्लूप्रिंट ऑडिट बाय एक्सटर्नल टीम,
एक्सटर्नल टीम कैसे ऑडिट करती है? जो आपने चार्टर बनाया होता है उसको सामने रखा जाता है और जो आपने मॉडल्स क्रिएट किए हैं उनको देखा जाता है कि क्या जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो यहाँ पे पूरी हो रही हैं। अगर हो रही हैं तो उनको साइन करवा लिया जाता है, अगर नहीं हो रही तो हम उनको रिफाइन करवाते हैं दोबारा से। कहते हैं कि ब्लूप्रिंट जो आप लोगों ने मॉडल्स बनाए हैं इज़ रिव्यूड बाय सेट ऑफ एक्सपीरियंस कंसल्टेंट। एक्सपीरियंस कंसल्टेंट जो होते हैं वो इसको रिव्यू करते हैं। रिव्यू को डन बाय प्रोडक्ट वेंडर अनदर इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट। आपका वेंडर भी कर सकता है, आप खुद भी अपनी इंटरनल टीम से भी करवा सकते हैं, एक्सटर्नल टीम भी हायर कर सकते हैं। ब्लूप्रिंट ऑडिट क्वालिटी रिव्यू कैन सजेस्ट whether some development requests can be addressed by standard ERP solution। क्या कुछ ऐसी रिक्वेस्ट हैं जो कि स्टैंडर्ड सोल्यूशन से मीट होती हैं। सम ऑफ प्रोसेस डिज़ाइन कैन बी मेड बेटर टू मीट बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। जो जो चीज़ें हमने यहाँ पे बनाई हैं, टू बी स्ट्रेटजी बनाई है, हो सकता है कि आपको एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स कुछ और ओपिनियन दे दें कि जी आप इसमें ये भी शामिल कर लें, क्योंकि उसने आपके विजन को देखना है, उसने आपके मिशन को देखना है। हो सकता है कि उसको कुछ और चीज़ें, कुछ और इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश नज़र आ जाए, वो आपके डॉक्यूमेंट का पार्ट बना देंगे। ठीक है, तो इसको हम इसलिए रिव्यू करवाते हैं ताकि इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर लिया जाए। जो चीज़ें यहाँ पे लिख दी जानी है वो अगले स्टेज में जाके बन जानी है। ठीक है, तो ब्लूप्रिंट को बार बार रिव्यू करवाया जाता है क्योंकि चीज़ को डेवलप होने से पहले, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को कस्टमाइज होने से पहले हम एक अच्छे लेवल का ब्लूप्रिंट गेट कर लें जिससे हमारे तमाम प्रोसेसेस वाज़ेह नज़र आ रहे हों और जिसमें तमाम ऑब्जेक्टिव, विजन एंड मिशन जो है ना उसकी झलक नज़र आती हो, उसको जो है ना वो अचीव करने का रास्ता नज़र आता हो। तो ये हमारी इसकी एक्टिविटीज़ हैं। इसके हम माइलस्टोन्स देख लेते हैं। सो ये दो हमारे पास है। गेटिंग ब्लूप्रिंट साइन ऑफ। अब ये जो ब्लूप्रिंट बन गया है, प्रोसेस ओनर क्या करता है, इसको साइन करवाता है। साइन ऑफ द ब्लूप्रिंट फ्रॉम द कंपनी साइड। कंपनी साइन करके दे देती है, जी हम एग्जैक्टली यही चीज़ करवाना चाहते हैं। ये जो है ना ये एक सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट है वेंडर के पास, ताकि कल को ऑर्गेनाइजेशंस को ये ना कहे कि जी हमने ये प्रोसेस तो नहीं आपसे कहा था करने का। ठीक है, उसके बाद रिक्वायरमेंट को फ्रीज कर दिया जाता है। अब रिक्वायरमेंट के अंदर कोई चेंजेस नहीं आती, गो कि वो वक्त के साथ साथ आती हैं और चैलेंजेस का पार्ट है, लेकिन यहाँ पे हम उसको जो है वो कह लेते हैं कि प्रोसेस कंट्रोल करने के लिए, वर्किंग को फ्लो में लेके आने के लिए हम उसको फ्रीज कर देते हैं। ठीक है, अगर कहीं पर ज़रूरत होती है तो उसके लिए एक CR जनरेट होती है, चेंज रिक्वेस्ट। आगे जाके हम उसको पढ़ेंगे व्हाट इज़ चेंज रिक्वेस्ट, और उसका एक फ्लो होता है, उसका एक लाइफ साइकिल होता है चेंज रिक्वेस्ट का। उसको हम जाके स्टडी करेंगे। चेंज रिक्वेस्ट कुड बी जनरेटेड टू डील द डिज़ायर चेंज इन कमिंग फेजेस। उस फेज़ के अंदर चेंजेस नहीं होंगी, अगले फेजेस के अंदर जाके वो डिज़ायर चेंजेस प्रोड्यूस होती हैं। हर चेंज का फिर एक डॉक्यूमेंट अलहदा से बनता है। ठीक है, फिर वो उसको एक आइडेंटिफिकेशन नंबर लगता है, CR नंबर लगता है उसको। ठीक है, तो CR नंबर जो है ना वो उससे पता चलता है कि जी आपने जो डॉक्यूमेंट दिया था उसके बाद उसके अंदर हम कहते हैं लेट्स सपोज 95 चेंजेस आई हैं। ठीक है, क्योंकि हर एक को नंबर लग रहा है, तो फिर ऑर्गेनाइजेशन जो है ना उसको भी पता होता है कि इतनी चेंजेस हैं, इतना हमने इसके लिए मजीद बजट जो है ना वो एलोकेट करना है, इतनी हमने मजीद फाइनेंसिंग करनी है। तो चेंज रिक्वेस्ट जनरेट की जाती है। चेंज रिक्वेस्ट एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मैकेनिज्म है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन जो ना बड़ी स्ट्रिक्ट होती हैं रिक्वायरमेंट्स के ऊपर, वो कहते हैं कि ये रिक्वायरमेंट हम ये बनाएंगे, आपने दोबारा कोई चीज़ और ऐड करवानी है या चेंज करवानी है या ख़त्म करवानी है, उसके लिए आप चेंज रिक्वेस्ट जनरेट करें। ठीक है, फिर वो चेंज रिक्वेस्ट एक डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में आपके पास आ जाती है। एक तो प्रूफ होता है कि इसके ऊपर हमने एक्स्ट्रा टाइम पे किया है, और दूसरे नंबर पे ये प्रूफ होता है कि ये चेंजेस जो है ना ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन के कहने पे की गई हैं। ठीक है, तो एक्चुअल डॉक्यूमेंट है, उसको बार बार एडिट नहीं किया जाता, उसके साथ मज़ीद डॉक्यूमेंट अटैच किए जाते हैं जिसको हम चेंज रिक्वेस्ट कहते हैं। ERP कॉन्फ़िगरेशन ट्रेनिंग टू कोर टीम। कोर टीम को ERP की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवाई जाती है। ठीक है, ये अगले फेज़ में भी आती है जाके चीज़। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअली रियलाइजेशन फेज़ का काम है, तो हम इसको यहाँ पे देखते हैं। प्रोजेक्ट कोर टीम इज़ ट्रेन टू अंडरस्टैंड द सिस्टम नीड्स। ट्रेनिंग ग्रूम्स देम फॉर द नेक्स्ट फेज ऑफ प्रोजेक्ट दैट इज़ रियलाइजेशन। और रियलाइजेशन के अंदर जाके ये सारी चीज़ें गेन परफॉर्म हो रही होंगी। ट्रेनिंग कैन बी इम्पार्टेड आइदर बाय ERP वेंडर और बाय कंसल्टेंट कंपनी। सिर्फ और सिर्फ अभी कोर टीम को चीज़ें समझाई जाती हैं ताकि वो अगले फेज़ में होने वाले प्रोसेसेस को विजुअलाइज कर सके और उसके अंदर सक्सेस को मॉनिटर कर सके।
तो इसके जो क्रिटिकल डिलीवरेबल्स क्या हैं, देखें जी, एज इस मॉडल को देख लें, ठीक है। ये वही जो एक्टिविटीज़ अभी आपने अभी इनके बारे में पढ़ा है। रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बन जाए, टू बी प्रोसेस बन जाए, उनके दरमियान जो गैप होता है उसका डॉक्यूमेंट बन जाए, फिर ऑथराइजेशन का प्लान बन जाए, और उसके बाद हम जो गैप आ रहा है उसको हम किसी जगह से उसको रिव्यू करवा लें, अगर उसमें कहीं पे इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है तो वो कर लें। माइलस्टोन्स हम क्या अचीव कर सकते हैं, वही बात यहाँ पे भी रिपीट होगी। बिजनेस ब्लूप्रिंटिंग फेज के माइलस्टोन जो हैं वो ये हैं कि आपने एक ब्लूप्रिंट का डॉक्यूमेंट साइन करवाना है। आफ्टर साइनिंग द डॉक्यूमेंट आपने रिक्वायरमेंट को फ्रीज कर देना है, ऑथराइजेशन का प्लान क्रिएट करना है, उसको भी फ्रीज ज़ाहिर है उस डॉक्यूमेंट का पार्ट होगा, और फिर उसका एक्सटर्नल ऑडिट करवाना है। एंड ऑडिट का मतलब उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए मज़ीद क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं उनको डिस्कस करना है। आज के दिन में हम एक और प्रोसेस देखेंगे, एक 4 फेज़ देखेंगे, दिस इज़ रियलाइजेशन फेज़। क्योंकि ये रियलाइजेशन फेज़ है, इसके अंदर ज़ाहिर है कोडिंग तो ऑलरेडी उनके पास अवेलेबल है, उसने आपकी वेंडर ने आपकी ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक उसको कस्टमाइज़ करना है। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन है, हैव यू एनी क्वेश्चन? सो डिज़ाइनिंग, बिल्डिंग एंड टेस्टिंग द सॉल्यूशन, ठीक है। डिज़ाइन करना है, बिल्टअप करना है, उसको टेस्ट करना है। उसके लिए क्या करते हैं हम, कुछ एक्टिविटीज़ हैं उनको उसको जो है ना देखते हैं। पहले नंबर पे कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िगरेशन और कस्टमाइजेशन। जो चीज़ें ऑलरेडी उनके पास, क्योंकि ERP सिस्टम्स बने हुए होते हैं, उनकी कस्टमाइजेशन की ज़रूरत होती है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ के मुताबिक। तो कॉन्फ़िगरेशन और कस्टमाइजेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी इन रियलाइजेशन। कॉन्फ़िगरेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू बेसलाइन कॉन्फ़िगरेशन एंड फाइनल कॉन्फ़िगरेशन। बेसलाइन से मुराद है आप उसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं, फाइनल से मुराद एट द एंड आप किन टारगेट्स को अचीव कर रहे होते हैं। जब आप ERP के मॉड्यूल्स जो कि बने बनाए होते हैं उसको एक ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक करते हैं, जिसके ऊपर मंथ्स एंड ईयर्स लग जाते हैं, उसके बाद आप करते हैं यूनिट एंड इंटीग्रेशन टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग से मुराद आप उसके इंडिविजुअल जो है ना वो यूनिट को टेस्ट करते हैं, यानी कि एक प्रोसेस को टेस्ट कर लेंगे, एक डिपार्टमेंट की वर्किंग को टेस्ट कर लेंगे, एक फेज़ को टेस्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद आप ग्रेजुअली एक एक करके सभी को टेस्ट करने के बाद आप पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसके ऊपर टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग करने के लिए उसके अंदर जो है ना वो एक हम कहते हैं फेक डाटा कह सकते हैं उसको, टेस्ट डाटा उसके अंदर डाला जाता है और रिजल्ट्स को जो है ना एनालाइज किया जाता है। तो टेस्टिंग का फेज सबसे इंपॉर्टेंट है। द सिस्टम नीड्स टू बी थॉरली टेस्टेड बिफोर हैंडिंग ओवर टू द यूज़र। यूज़र को देने से पहले सिस्टम को थॉरली जो है ना वो टेस्ट किया जाता है। यूनिट टेस्टिंग इज़ डन टू इंश्योर पार्टिकुलर ट्रांजैक्शंस, और उसके बाद इंटीग्रेशन टेस्टिंग पूरे के पूरे सिस्टम को शुरू से लेके एंड सिनेरियो तक देखा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी एंड यूज़र ट्रेनिंग प्लान। ये आपकी जो है ना वो इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी के साथ लिंक इन होता है कि किस किस मॉड्यूल को कब कब आपने गो लाइव पे लेके जाना है। उस मॉड्यूल से रिलेटेड जितने भी आपका अमला, स्टाफ, एम्प्लॉइज़ हैं उनको तब तक ट्रेन किया जाता है। ट्रेनिंग के अंदर ज़ाहिर है उनको समझाई भी जाती हैं चीज़ें और क्रिटिकल पॉइंट्स भी उनके सामने पेश किए जाते हैं, ठीक है। दिस इन्वॉल्व प्लानिंग फॉर प्रिपरेशन for training modules, location of trainers, arrangement of training, logistics, fixing of training schedule and venue for training। कहाँ पे ट्रेनिंग होनी है, उसकी लॉजिस्टिक्स से मुराद उनकी कन्वेंस का तरीकाकार क्या होगा, उसके स्केजुअल्स को तय करना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल होती हैं। इंटीग्रेशन टेस्ट। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन है कोई? बेटा क्वेश्चन है कोई? सो इंटीग्रेशन टेस्टिंग साइन ऑफ के अंदर बेटा आप क्या करते हैं, इंटीग्रेशन टेस्टिंग करने के बाद उसको साइन कर लेते हैं कि सिस्टम जो है वो ये अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट वर्क कर रहा है। तो इसका जो इम्पैक्ट आता है ना वो पेमेंट के ऊपर आता है, ठीक है। जाहिर है जब सिस्टम काम करना शुरू कर देता है, सिस्टम टेस्ट हो गया कि रेडी हो गया, अब पेमेंट है जो कि आपने अपने कंसल्टेंट को और अपने वेंडर को प्रोवाइड करनी है। तो उसके लिए ये साइन ऑफ स्टेज जो है ना वो स्टेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ठीक है। जब तक कंपनी सेटिस्फाई नहीं होगी वो पेमेंट नहीं करेगी। पेमेंट कब करेगी? जब वो सेटिस्फाई होगी। सेटिस्फाई तब होगी जब उसको टेस्ट करेगी। तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग, पूरे सिस्टम की टेस्टिंग करने के बाद एक डॉक्यूमेंट साइन किया जाता है कि ये चीज़ें परफॉर्म हो रही हैं सिस्टम में, यूज़र सेटिस्फाइड है। यूज़र सेटिस्फाइड तब होता है जब उसको ट्रेनिंग दी जाती है।
ट्रेनिंग देने के बाद वो उसको इस्तेमाल करके देखता है, जब वो सेटिस्फाई होता है तो वो साइन कर देता है कि सिस्टम अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट काम कर रहा है। कंपनी सेटिस्फाई होती है तो फिर उसकी पेमेंट जो वेंडर हैं और कंसल्टेंट हैं उनकी पेमेंट को रिलीज़ किया जाता है। तो इसके क्रिटिकल डिलीवरेबल्स क्या हैं? टेस्टिंग स्ट्रेटेजी, टेस्ट प्लान बनाया जाता है, यूनिट टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं, फंडामेंटल फंक्शनल एंड टेक्निकल स्पेसिफिकेशन को चेक किया जाता है कि क्या ये मीट कर रही हैं, डाटा माइग्रेशन की स्ट्रेटजी बनाई जाती है, एंड यूज़र ट्रेनिंग की जाती है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग की जाती है। और इसके माइलस्टोन्स क्या हैं? एक्सक्यूज मी जी बेटा। सर, बस करें, इतना काफी है आज के लिए। बेटा ये लास्ट स्लाइड है आज की। जी सर प्लीज बस कर दें। थक गए हैं मैं बेटा, अभी मैंने 5 लेक्चर करने हैं पूरे, अभी दूसरा चल रहा है। सर और नहीं पढ़ा जा रहा। मुझे तो लगता है सो भी गए हैं आप लोग। सर जी 10:30 लेक्चर ओवर हो जाता है। वो 9:30 शुरू हुआ होता है। सर बहुत नींद आ रही है। चलें जी, इसके जो मेजर माइलस्टोन्स हैं उनको देखें। कंप्लीशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन से मुराद आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक सिस्टम को ढालना, डेवलपमेंट पूरी करना, उसकी यूनिट और सिस्टम टेस्टिंग करना, और उसके बाद टेस्टिंग करने के बाद आपने साइन करके देना कि हम सेटिस्फाइड हैं कि इसकी फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स मीट कर रही हैं, और उसके बाद एंड यूज़र को ट्रेन करके उसके ऊपर डिप्लॉय करना। इसके बाद हमारा गो लाइव फेज आएगा, उसको हम नेक्स्ट जो है ना वो क्लास के अंदर देखेंगे। तो यहाँ तक हमने 4 फेजेस मुकम्मल किए हैं, ठीक है। अगेन इनको थोड़ा सा जो है ना वो समरी के तौर पे नेक्स्ट लेक्चर के स्टार्ट पे लिया जाएगा। आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।